चररदास एक कपड़ा व्यापारी था और उसका जवान बेटा दुर्गेश व्यापार में उसके साथ हाथ बटाता था। उनका व्यापार पहले बहुत अच्छा चल रहा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में मंदी आने लगी और किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया। व्यापार ठप होने लगा और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन दुर्गेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों न हम कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। हमारे व्यापार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अगर यही हाल रहा तो हमें खाने पीने की भी मुश्किल हो जाएगी। इससे बेहतर होगा कि हम किसी नई नगर में जाकर नया व्यापार शुरू करें। पिता ने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात सही है। हमें धीरे धीरे यहाँ के व्यापार को बंद कर देना चाहिए, ताकि हम अपने संसाधनों को एकत्रित कर किसी नए स्थान पर व्यापार शुरू कर सकें। 2 महीने के भीतर पिता पुत्र ने मिलकर अपना व्यापार समाप्त कर दिया और धन को अशर्फियों के रूप में संचित किया। वे अपने घोड़ों के साथ जल्दी से दूसरे नगर की ओर रवाना हो गए। 2 दिन में वे नई नगर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक सराय में अपना सामान रखा। शाम के समय पिता ने कहा, बेटा, मैं 1000 अशर्फियां और घोड़ा लेकर जाता हूं। देखूंगा कि यहाँ व्यापार का कोई प्रबंध हो जाए। तब तक तुम यही मेरा इंतजार करो। दुर्गेश ने चेतावनी दी, पिताजी, ध्यान रखना, ये नई जगह है। हमें नहीं पता यहाँ के लोग कैसे होंगे। चरणदास ने उत्तर दिया, चिंता मत करो बेटा, व्यापार का अनुभव है मुझे। मैं जाता हूँ, कुछ समय में लौट आऊंगा। उसने अपनी अशर्फियों की थैली घोड़े की जीन के नीचे सुरक्षित रखी और चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति मिला, जिसने देखा कि चरणदास का घोड़ा बहुत ही शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला था। उस व्यक्ति ने पूछा, भाई, क्या तुम इस घोड़े को बेचने जा रहे हो? चरणदास ने कहा, कोई खास इरादा नहीं है, लेकिन अगर अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच सकता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूं। बताओ, इसकी कीमत क्या है? चरणदास ने सोचा कि उसे घोड़ा बेचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अच्छी कीमत मिले तो बेचने में कोई हर्ज नहीं। ये घोड़ा अब बूढ़ा हो चुका है और अच्छी कीमत मिल जाए तो वह दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लेगा। चरणदास ने कहा, मेरे घोड़े की कीमत 500 रुपये है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। तुम अजनबी लगते हो, लेकिन यहाँ घोड़े आसानी से मिल जाते हैं। अगर तुम्हें स्वीकार है तो लो, ये 500 रुपये और घोड़ा अब मेरा हो गया। चरणदास ने खुश होकर 500 अशर्फियां ले ली और घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि वह अपनी 1000 अशर्फियां निकाल सके। लेकिन रशायल ने कहा, अब यह घोड़ा मेरा हो चुका है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं ले सकते। हम यही के व्यापारी हैं और हमारी जुबान की पक्काई के लिए प्रसिद्ध है। सौदा करते समय यह तय हुआ था कि तुम इस घोड़े की जीन या कोई अन्य सामान नहीं उतार सकते, इसलिए तुम इस घोड़े को छू भी नहीं सकते। चरणदास गहरे संकट में पड़ गया। सोचने लगा कि अब क्या करें। इसी बीच रशायल घोड़े को लेकर तेजी से वहां से रवाना हो गया। चरणदास निराश मन से सराय में लौटा और अपने पुत्र दुर्गेश को पूरी घटना विस्तार से बताई। दुर्गेश को रशायल की चालाकी पर बेहद क्रोध आया और उसने मन ही मन बदला लेने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह दुर्गेश ने कहा, पिताजी, मैं नगर में जाकर व्यापार के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ, आप यहाँ आराम करें। पिता ने कहा, ये 500 अशर्फिया साथ में रख लो। दुर्गेश हंसते हुए बोला, इसके लिए तो सिर्फ 25 अशर्फिया ही पर्याप्त है। फिर वह 25 अशर्फिया लेकर वहां से निकल गया। नगर पहुंचकर उसने पता लगाया कि रशायल नामक व्यक्ति की दुकान कहाँ है। उसे पता चला कि रशायल एक कसाई है और मांस का व्यापार करता है। दुर्गेश सीधा रशायल की दुकान पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रशायल की दुकान काफी विशाल थी। छत पर बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें वहां काम कर रही थी। दुकान में बकरों के सिर और मुर्गों की टांगें लटक रही थी और एक घोड़ा बाहर बंधा हुआ था। दुर्गेश ने रशायल से पूछा, भाई, ये सिर और टांगे कितने की है? रशायल ने उत्तर दिया, एक सिर 1 अशर्फी का है और एक जोड़ी टांगे भी 1 अशर्फी की है। दुर्गेश ने फिर से पूछा, यहाँ जितने भी सिर और टांगे हैं, सभी की कीमत 1 अशर्फी है? रशायल ने विनम्रता से पुष्टि की, हाँ, सभी प्रकार के सिर और टांगों की जोड़ी की कीमत 1 अशर्फी है। दुर्गेश सोच में पड़ गया और बोला, तो पक्की बात है कि हर प्रकार के सिर की कीमत 1 अशर्फी है?
रशेल को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हाँ, मैंने तो यही कहा। अब क्या लिख कर दूं? दुर्गेश ने 25 अशर्फियां निकालकर रशेल को दी और कहा, मुझे 25 सिर चाहिए। रशेल ने कहा, मेरे पास तो केवल 5 सिर ही है, बाकी कल ले आना। इस पर दुर्गेश ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप नए व्यापारी हैं? हम व्यापारी हैं, हमारी जुबान पक्की है, सौदा पक्का हो चुका है। देखिए, दुकान के ऊपर छत पर भी बहुत सारे सिर है। दुर्गेश का इशारा छत पर बैठे बच्चों और औरतों की ओर था। तुमने खुद ही कहा था कि हर प्रकार के सिर की कीमत एक अशर्फी है। अब तुम मुझे सिर दे दो और सौदा पूरा करो। मुझे तो अभी के अभी 25 सिर चाहिए। यह सुनते ही रशेल को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। दुर्गेश की बातों ने उसे चौंका दिया, क्योंकि यह सब बातें वह पहले भी सुनी थी, खासकर उस अजनबी आदमी के बारे में जिसे उसने कल घोड़ा बेचते हुए देखा था। यह निश्चित रूप से बदला लेने आया है। रशेल तुरंत दुर्गेश से माफी मांगने लगा। उसने कहा, मेरे बच्चों को छोड़ दो, लगता है तुम वही आदमी हो जो कल आया था। भाई, अपना घोड़ा ले लो और मेरे बच्चों को छोड़ दो। दुर्गेश ने घोड़ा और 1000 अशर्फियां ले ली और सराय की ओर वापस चल दिया। सराय पहुंचकर उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई। चरणदास खुशी से झूम उठा कि उसके बेटे ने बड़ी चतुराई और साहस से अपना घोड़ा और धन वापस पा लिया। इसके बाद वह एक बार फिर नए व्यापार की योजना बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उसी नगर में नया व्यापार शुरू कर लिया और अपने पूरे परिवार को वहां बसा लिया। इस बीच सुदर्शन जी पिछले 2-3 दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। इसका कारण यह था कि जब भी वह सोने की कोशिश करते, उनके मन में पुरानी यादें तैरने लगती। ये यादें उनके गांव माधोपुर की थी, जिसे उन्होंने 20-22 साल पहले छोड़ दिया था। सुदर्शन जी माधोपुर गांव के एक गरीब परिवार से थे। 20 साल पहले जब वह गांव की एक पाठशाला में पढ़ते थे, वह पाठशाला न तो सरकारी थी और न ही किसी धनी व्यक्ति ने इसे बनवाया था। ये पाठशाला गांव के एक व्यक्ति पुरुषोत्तम दास ने अपनी संपत्ति बेचकर शुरू की थी। पूरे गांव में उन्हें मास्टर जी के नाम से जाना जाता था। पुरुषोत्तम दास जी ने गांव में सरकारी पाठशाला खुलवाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने बड़े बड़े अफसरों और नेताओं के चक्कर लगाए, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हुए। तब उन्होंने हार मानने के बजाय अपना घर और जमीन बेचकर एक पाठशाला शुरू की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इस भाग दौड़ में पुरुषोत्तम दास को अपना घर बसाने का समय भी नहीं मिला और वह अकेले ही रह गए। सुदर्शन भी उनकी पाठशाला में पढ़ने वाले एक गरीब छात्र थे। मास्टर पुरुषोत्तम दास जी पाठशाला के प्रधानाचार्य थे, लेकिन पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से ही प्रसिद्ध थे। वे संस्कृत के विद्वान थे और शिक्षा के प्रति उनकी लगन प्रेरणादायक थी। उम्र 55 के बावजूद उनकी चुस्ती और उत्साह युवाओं जैसा था। पाठशाला के बच्चों की शिक्षा ही उनके लिए सर्वोपरि थी। सुदर्शन जल्दी ही मास्टर जी के पसंदीदा छात्र बन गए थे। दिन में वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करते और शाम होते ही नदी में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते। इस बीच ज्ञान और विज्ञान की चर्चा भी होती रहती थी। हालांकि सुदर्शन को संस्कृत विषय में विशेष रुचि नहीं थी, फिर भी वह मास्टर जी के प्रिय शिष्य बने रहे। मास्टर जी के व्यक्तित्व और उनकी बातों का सुदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। समय बीतता गया और सुदर्शन ने पाठशाला की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने शहर में जाकर बाकी की पढ़ाई भी पूरी कर ली और वहीं पर एक अच्छे सरकारी पद पर नियुक्त हो गए। 20-22 साल पंख लगाकर उड़ गए और गांव से, साथ ही मास्टर जी से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन 2-3 दिनों से कुछ अजीब घटित हो रहा था। जब भी सुदर्शन सोने के लिए बिस्तर पर लेटते, मास्टर जी की बातें उन्हें याद आने लगती। सुदर्शन ने पाठशाला का पुराना फोन नंबर निकाला और बात की। पता चला कि मास्टर पुरुषोत्तम दास अब रिटायर हो चुके थे और उनकी उम्र लगभग 80 साल के करीब हो चुकी थी। इस उम्र में उन्हें सुनने में काफी दिक्कतें आने लगी थी। गांव के ही कुछ पुराने छात्र उनका ख्याल रखते थे। सुदर्शन को जब यह सब मालूम हुआ तो उनके मन में यह ख्याल आया कि मास्टर जी को कान की मशीन देनी चाहिए। कान की मशीन एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे कान में लगाने से सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। सुदर्शन ने शहर में एक कान के विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की।
कान की मशीन खरीद ली और उसे चलाने और फिट करने का तरीका भी समझ लिया। रात को उन्होंने तय किया कि अगली सुबह ही गांव जाऊंगा। अगले दिन सुदर्शन सुबह सवेरे गांव पहुंचे और सबसे पहले अपनी पुरानी पाठशाला गए। उस समय सभी विद्यार्थी प्रार्थना सभा कर रहे थे। कुछ देर बाद एक अध्यापक से बात हुई और पूछा कि मास्टर पुरुषोत्तम दास कहाँ रहते हैं और वह कैसे हैं। अध्यापक ने उत्तर दिया कि वह ठीक है, लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें सुनने में काफी परेशानी होती है। सुदर्शन ने पूछा कि क्या उनका इलाज हुआ। अध्यापक ने जवाब दिया कि कोई सगा संबंधी होता तो इलाज जरूर करवा देता। वैसे डॉक्टर देखने आए थे और कान की मशीन के बारे में कहा था। सुदर्शन ने पूछा, मशीन तो लग गई होगी। अध्यापक ने उत्तर दिया, कैसे लगेगी, यहाँ गांव में तो मशीन मिलती ही नहीं, वह शहर से मंगवानी पड़ती है और वह भी मंगवाई नहीं गई। अध्यापक ने बुझे हुए चेहरे से कहा, मास्टर जी का मानना है कि पाठशाला का धन विद्यार्थियों के लिए है, उसका एक भी पैसा वह खुद पर खर्च नहीं करेंगे। उनका विश्वास है कि अगर मशीन इतनी ही जरूरी होगी तो भगवान खुद उसे शहर से भेज देंगे। हम यहाँ पाठशाला में पिछले 3-4 दिन से अपनी प्रार्थना सभा में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी इस समस्या का समाधान हो जाए। सुदर्शन जी के पूरे तन मन में जैसे एक अजीब सा कंपन हो रहा था। वह सोचने लगे कि पिछले 3-4 दिनों से ही उन्हें मास्टर जी की बातें अचानक से क्यों याद आने लगी। क्या यह सब मास्टर पुरुषोत्तम दास के अडिग विश्वास और उन विद्यार्थियों की प्रार्थनाओं का परिणाम था कि सुदर्शन जी खुद कान की मशीन लेकर उनके पास पहुंच गए। क्या ईश्वर ने ही उन्हें यह कार्य करने की प्रेरणा दी थी। सुदर्शन जी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि विश्वास और प्रार्थना में कितनी अपार शक्ति होती है। सुदर्शन जी उस व्यक्ति के साथ मास्टर जी के घर पहुंचे। मास्टर जी अब बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और उनकी याददाश्त भी काफी कम हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सुदर्शन को पहचाना। सुदर्शन जी ने वृद्ध मास्टर जी के कानों में वह मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद मास्टर पुरुषोत्तम दास को स्पष्ट सुनाई देने लगा। थोड़ी देर तक सुदर्शन जी और मास्टर जी के बीच कुछ बातें हुई। फिर सुदर्शन जी उनसे आज्ञा लेकर विदा हो गए। मास्टर जी को प्रणाम करके जब वह वापस लौटे तो उनका दिल अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उन्होंने विश्वास और प्रार्थना की अद्भुत ताकत को महसूस किया था। बहुत समय पहले की बात है। जूनागढ़ नामक नगर पर राजा चंद्रगुप्त का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे और चारों ही अत्यंत पराक्रमी और साहसी थे, लेकिन उन चारों में से मदन सेन अत्यधिक प्रतापी और शौर्यवान था। केवल वीरता में ही नहीं, वह रूप रंग में भी अनुपम था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी अतुलनीय सौंदर्य की धनी थी और अपने सौंदर्य की तुलना में किसी अन्य स्त्री को कुछ नहीं मानती थी। न केवल रूपसी थी, बल्कि हर कार्य में कुशल, संगीत की गहरी समझ रखने वाली और स्वर में निपुण थी। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने किसी भूल पर क्रोधित होकर मदन सेन को 12 वर्षों के लिए देश से निर्वासित कर दिया। राजा का यह आदेश सुनते ही मदन सेन गंभीर चिंता में डूब गया और उदास मन से अपने महल लौट आया। उसका मुरझाया चेहरा देख उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? आपके मुखमंडल पर ऐसी उदासी क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मदन सेन ने धीरे से उत्तर दिया, हे भाग्यवान, मैं क्या कहूँ और कहने से भी क्या होगा। आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्षों के लिए देश से निष्कासित कर दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा के होश उड़ गए और वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। ये दृश्य देखकर मदन सेन के भी होश फाख्ता हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को यह सब बताकर बड़ा भारी गलती कर दी। दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर जल छिड़का तब उसे होश आया। होश में आते ही चंद्रप्रभा ने कहा, स्वामी, यदि आप मुझे छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे यहाँ जीवित रहूंगी? आपके बिना मेरा जीवन कैसे कटेगा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मदन सेन ने समझाते हुए कहा, प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? प्रदेश में अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ता है और तुम महलों में पली बढ़ी मखमली कालीनों पर चलने वाली इन कठिनाइयों को कैसे सहन करोगी? परंतु चंद्रप्रभा ने दृढ़ता से कहा,
स्वामी, जो भी दुख आपको भोगने पड़ेंगे वे मेरे लिए खुशी का कारण होंगे। आपके बिना महल के ये सुख मेरे लिए कांटों से कम नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ चलूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मदन सेन ने महसूस किया कि वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए उसने कहा, प्रिय, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। यह सुनते ही चंद्रप्रभा का चेहरा खिल उठा और वह यात्रा की तैयारियों में जुट गई। अगले दिन चंद्रप्रभा और मदन सेन नगर छोड़कर एक गहन जंगल की ओर निकल पड़े। जब दोनों चलते चलते बेहद थक गए तो उन्होंने एक बरगद के पेड़ की छांव में ठहरने का निश्चय किया। दोनों अत्यधिक थके हुए थे। ठंडी हवाओं के मध्यम झोंके उन्हें नींद की मीठी आगोश में ले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक विषैला सांप रानी चंद्रप्रभा को डंस गया। सांप के डसते ही वह तड़पने लगी। मदन सेन की नींद खुली तो उन्होंने अपनी पत्नी को तड़पते और सांप को जाते हुए देखा। मदन सेन की चिंता अब हद पार कर चुकी थी। कुछ ही समय में जहर चंद्रप्रभा के शरीर में फैल गया और वह बेहोश हो गई। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु देखकर मदन सेन जोर जोर से रोने लगा। उसका दुख भरा विलाप सुनकर जंगल के जीव जंतु भी बेचैन हो उठे। मदन सेन के मन में विचार आया, जब जीवन संगिनी ही नहीं रही तो मेरा जीवन भी अब निरर्थक है। मुझे भी अपने प्राण त्याग देने चाहिए। यह सोचकर वह उठा और जंगल से लकड़ियां बीनने लगा। वह अपने आप से कहता जा रहा था, रानी के साथ ही मैं भी अग्नि में जल जाऊंगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वीलोक पर विचरण करते हुए वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मदन सेन की करुण पुकार सुनी और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, कोई व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्वर में रो रहा है। उसकी आवाज मेरे हृदय को झकझोर रही है। आप कृपा करके उसके दुख का निवारण कीजिए। महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, पृथ्वी पर हर कोई किसी न किसी दुख में है। हम सभी के दुख कैसे दूर कर सकते हैं? माता पार्वती ने विनती की, स्वामी, चाहे जो हो, इस व्यक्ति के दुख का निवारण करना ही होगा। माता की बात सुनकर महादेव सहमत हो गए और वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मदन सेन विलाप कर रहा था। भगवान शिव ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मदन सेन ने भारी मन से कहा, हे प्रभु, मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। मुझे अब कुछ भी कहने की शक्ति नहीं है। मेरा मन चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। शिवजी ने मदन सेन की व्यथा सुनकर उसे सांत्वना दी और पूछा, अपनी कहानी कहो राजकुमार। मदन सेन ने बताया, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया। मेरी पत्नी मेरे साथ इस जंगल में आ गई और यहां उसे एक सर्प ने डंस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं उसकी मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पा रहा हूं। इसी कारण मैं उसकी चिता तैयार कर रहा हूं, ताकि उसके साथ ही स्वयं को भी अग्नि में भस्म कर दो। मदन सेन की बातें सुनकर भगवान शिव ने कहा, तू तो बड़ा मूर्ख है। यह संसार नश्वर है। यह सभी का आना जाना लगा रहता है। एक दिन यह देह सभी को छोड़नी पड़ेगी। तू यह भी जानता है कि यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आता और न ही कोई किसी के साथ जाता है। समझदार होकर भी ऐसी बातें कर रहा है। यदि तू जीवित रहेगा तो तुझे और भी रानियां मिल सकती हैं। मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। शिवजी की बात सुनकर मदन सेन ने कहा, हे महादेव, आपकी बातें सत्य है, लेकिन मेरी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी। उसका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए मैं उसके साथ ही प्राण त्याग दूंगा। मदन सेन के ये विचार सुनकर भगवान शिव समझ गए कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब उन्होंने कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का एक उपाय है। तेरी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी और वह पूरी हो चुकी है। तेरी उम्र 70 वर्ष है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। अगर तू अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दे तो उसकी और तेरी उम्र बराबर हो जाएगी। अगर यह तुझे स्वीकार है तो मैं अभी तुझे तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित कर दूंगा। महादेव की बात सुनते ही मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है। महादेव ने मदन सेन को जल देते हुए उसे 20 वर्षों की आयु अपनी पत्नी को देने का संकल्प कराया, परंतु उससे पहले उन्होंने एक गहरी बात कही।
जब तुम्हें अपनी रानी की जरूरत ना हो तो इस संकल्प को तुम वापस भी ले सकते हो। जब भी तुम यह संकल्प वापस लोगे तुम्हारी रानी फिर से मर जाएगी। लेकिन याद रखना, इसे कभी भी रानी को मत बताना, क्योंकि किसी वक्त यह तुम्हारे काम आ सकता है। इसके बाद महादेव ने रानी के हाथ पैरों पर जल छिड़का और शिवजी माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण रानी होश में आई और बोली, प्रिय, आज तो मैंने बहुत लंबी नींद ली, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मदन सेन ने जवाब दिया, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। मदन सेन ने पूरी बात छुपाई और रानी से कुछ भी साझा नहीं किया। इसके बाद दोनों आगे की यात्रा पर चल दिए। काफी दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक बेहद खूबसूरत स्थान दिखा। वहां एक फकीर की छोटी सी कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान फकीर आराम से तकिया लगाकर बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। दोनों बहुत थके हुए थे, सो फकीर के पास बैठ गए। उसी समय मदन सेन ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आएंगे। रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप ही जाकर पानी पी लीजिए। ये सुनकर मदन सेन रस्सी और डोल लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जैसे ही मदन सेन वहां से गया, चंद्रप्रभा और फकीर की नजरें मिली और उसी क्षण रानी फकीर पर मोहित हो गई। उसने फकीर से कहा, फकीर साहब, आप यहाँ बड़ी आराम से रहते हैं, काश मैं भी यहाँ रह सकती। फकीर ने भी तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे दिल में मेरे साथ रहने की इच्छा है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम कैसे मेरे साथ रह सकती हो? चंद्रप्रभा ने साफ शब्दों में कहा, मेरा दिल तो आपके साथ रहने का कर रहा है, लेकिन मेरे पति के रहते यह संभव नहीं है। फकीर ने कहा, तो एक उपाय है, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम दोनों आराम से यहां रह सकते हैं और जिंदगी भर सुखी रहेंगे। रानी ने तुरंत सहमति जताई, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर वापस आ गया। रानी ने कहा, स्वामी, अब मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी कुएं पर ले चलो और पानी पिलाओ। मदन सेन ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। खैर, अब चलो, मैं तुम्हें भी पानी पिला देता हूं। रानी मदन सेन के साथ कुएं पर चल दी, लेकिन उसके मन में धोखा था। बेचारा मदन सेन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसे उसकी योजना का जरा भी आभास नहीं था। सच ही कहा है, स्त्रियों के मन को देवता भी नहीं समझ सकते, तो इंसान क्या चीज है। कई चतुर चालाक लोग भी उनके छल में फंस जाते हैं। जब मदन सेन कुएं से पानी भरने लगा, तभी रानी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया और मदन सेन कुएं में जा गिरा। इसके बाद वह फकीर के पास वापस लौट आई। फकीर ने उसे अपने साथ लिया और दोनों एक बड़े शहर में जाकर ऐशो आराम से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को नृत्य और संगीत सिखाया और जल्दी ही वह अपने नृत्य की कला से पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। उसके नाच गाने के कारण वह फकीर बहुत धनवान बन गया और चंद्रप्रभा के साथ सुख भोग करने लगा। उधर जब रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला तो सौभाग्य से कुएं में लटकती हुई एक जंजीर मदन सेन के हाथ में आ गई। उसने जंजीर कसकर पकड़ी और लटक गया। मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा। वह सोचने लगा, मैंने रानी को जीवन दान दिया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्या यही मेरे प्रेम की सजा है? उसी दिन कुछ बंजारों का काफिला वहां आकर ठहरा। एक बंजारा पानी भरने के लिए रस्सी और डोल लेकर कुएं पर आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन सेन ने उसे पकड़ लिया। बंजारा एकदम से चौंक गया और पूछा, कौन है वहां नीचे? मदन सेन ने जवाब दिया, भाई, मैं एक बेबस इंसान हूं, कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। बंजारों का दिल पिघल गया और उसने मदन सेन को कुएं से बाहर निकाला। उसने पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहां कैसे गिर गए? मदन सेन ने भारी मन से कहा, मेरी कहानी सुनाने लायक नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है उसे बयान करना भी मेरे लिए दर्दनाक है। फिर भी उसने सारी बात बंजारों को सुनाई। मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था और मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ जंगलों की ओर चला गया। हम दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
मैं उसकी लाश पर रो रहा था कि तभी महादेव और माता पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी पत्नी को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े और कुछ समय बाद इस जंगल में पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मैंने पानी पिया और लौट कर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे भी प्यास लगी है। मैं उसे पानी पिलाने के लिए फिर कुएं पर ले आया। जैसे ही मैं पानी भरने लगा, उसने मुझे पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। सौभाग्य से कुएं में लटकती एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई और मैं डूबने से बच गया। तब आपने आकर मेरी पुकार सुनी और मुझे बाहर निकाला। मदन सेन ने अपनी दुख भरी दास्तान सुना दी और चुप हो गया। बंजारे ने उसकी कहानी सुनी और अफसोस जताते हुए कहा, त्रिया चरित्र को समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं। तेरी पत्नी ने तुझसे ऐसा विश्वासघात किया, ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। परंतु चिंता मत कर भाई, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। उसने मदन सेन को अपने काफिले में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। मदन सेन ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद संयोगवश बंजारों का वह काफिला उसी नगर में पहुंचा जहां चंद्रप्रभा फकीर के साथ रह रही थी। उस नगर को देखते ही मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस शहर में रहूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। बंजारे ने कहा, तुम्हारी मर्जी। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में आ गया और काम की तलाश में घूमने लगा। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ कड़ी मेहनत से काम करने लगा और जल्द ही व्यापारी का विश्वास जीत लिया। व्यापारी ने उसे अपना मुनीम बना लिया, जिससे मदन सेन के दिन सुख से बीतने लगे। एक दिन संयोग से नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस नगर के प्रमुख व्यापारियों और धनवान सेठों को अपनी सभा में चंद्रप्रभा का नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया था। जिस दिन यह नृत्य आयोजन था, शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठ राजा के दरबार में एकत्र होने लगे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुन रखी थी, तो उसने सोचा कि इस नृत्यांगना का प्रदर्शन अवश्य देखना चाहिए। यह विचार कर वह भी राजा की सभा में पहुंचा। रानी चंद्रप्रभा ने अपने 16 श्रृंगार किए और मंच पर आ खड़ी हुई। वह उस समय इतनी अद्वितीय लग रही थी मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा रानी के नृत्य की बारीकी से सराहना कर रहा था। जब रानी ने नृत्य आरंभ किया तो उसकी कला में ऐसा जादू था कि उसकी आवाज और ठुमरी ने पूरी सभा को मोहित कर दिया। चंद्रप्रभा ने कई राग अपनी मीठी आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया। राजा से लेकर दरबार के तमाम लोग उसकी सराहना करने लगे, उसे ढेरों उपहार और सम्मान दिए। मदन सेन ने भी अपनी हीरे जड़ी अंगूठी उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट स्वरूप दे दी। जैसे ही रानी ने अंगूठी देखी, वह समझ गई कि यह तो उसके पति मदन सेन की अंगूठी है। उसे यह एहसास हुआ कि उसका पति जीवित है और यहां तक पहुंच गया है। रानी चंद्रप्रभा के मन में भय घर कर गया। अब यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा उपाय करना होगा कि इस बार यह फिर से मारा जाए। वह एक योजना बनाने लगी और सोचा कि अब राजा को खुश करने का यही अवसर है। उसने एक और मधुर रागिनी गाई, जिसमें ऐसी तड़प और कशिश थी कि राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, चंद्रप्रभा, हम तुमसे बेहद खुश हैं। कहो, क्या मांगती हो? जो चाहोगी वह तुम्हें दिया जाएगा। चंद्रप्रभा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले मुझे वचन दे कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने उसे वचन दिया। तब चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, आपकी इस सभा में एक चोर है, मुझे वह तुरंत मारना है, उसे मेरे सामने लाया जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। चंद्रप्रभा ने मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, यह है वह चोर, इसे मार डालो। राजा ने जल्लादों को उसे मारने का आदेश दिया। जब जल्लाद मदन सेन को ले जाने लगे, तब उसका मालिक चिंतित होकर उसके पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? मदन सेन ने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस तुम राजा से मेरी 2 बातें सुनने का आग्रह कर लो, तभी मेरी जान बच सकेगी।
मदन सेन का मालिक यह सुनकर तुरंत व्यापारियों और सेठों के पास गया। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा, दोस्तों, या तो राजा से न्याय की मांग की जाएगी या हम सभी यह नगर छोड़ देंगे। वे सभी मिलकर राजा के पास पहुंचे और कहा, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष है। यदि राजा ने उसे मारने का आदेश दिया है तो वह राजा की आज्ञा से ही मरेगा, परंतु उसकी 2 बातें सुन ली जाए। राजा ने उनकी बातें सुनकर कहा, मुनीम को मेरे पास लाओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने कहा, जो भी तुम्हारे दिल में है बेझिझक कहो। यह सुनकर मदन सेन ने जवाब दिया, महाराज, मैं किसी का चोर नहीं हूं, बल्कि सच्चाई यह है कि यह चंद्रप्रभा मेरी पत्नी है, जिसने मुझे धोखा देकर कुएं में धकेला और फिर एक फकीर के साथ यहां आ गई। ये सुनते ही चंद्रप्रभा गुस्से में बोली, महाराज, मैं इसे नहीं जानती। यह एक झूठा आदमी है और यह मेरा सामान चुरा कर ले गया है। बात बिगड़ती देख मदन सेन ने तुरंत कहा, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो चीजें मैंने इसे रास्ते में दी थी वे मेरी अमानत है, उसे लौटा दे। उसने रानी की ओर गहरी निगाहों से देखा और चुनौती दी। रानी ने कहा, मुझे यह मंजूर है। उसने तुरंत हामी भर दी। तब मदन सेन ने अपने हाथ में पानी लिया और कहा, महाराज, अब इस सभा में ही न्याय होगा। जो वस्तु मैंने इसे दी थी मैं वह वापस ले रहा हूं। रानी ने भी अपने हाथ में पानी लिया और कहा, जो कुछ इसने मुझे दिया था वह मैं इसे वापस कर रही हूं। ये कहते ही रानी ने अपने हाथ का पानी जैसे ही गिराया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। राजा घबराकर मदन सेन से पूछने लगा, यह क्या हुआ? इसकी वजह साफ साफ बताओ। तब मदन सेन ने अपने जीवन की सारी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसे अपने ही देश से क्यों निकाला गया और उसकी जिंदगी में अब तक क्या क्या घटित हुआ। राजा ने सारी बातें सुनने के बाद मदन सेन को गले से लगा लिया। उसने अपनी बेटी का विवाह मदन सेन से कर दिया और फकीर को फांसी देने का हुक्म दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। काफी समय पहले की बात है। एक नगर था जिसके राजा के नाम से ही लोग कांपते थे। राजा अति कंजूस था। इस कंजूसी में वो इतना डूब चुका था कि अपने ही 2 बच्चों, राजकुमार और राजकुमारी, की भी कोई परवाह नहीं करता था। उसे डर रहता था कि कहीं धन उन पर खर्च ना हो जाए। राजा का स्वभाव ऐसा था कि अपने बच्चों पर ध्यान न देकर प्रजा पर ध्यान देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसे बस एक ही चिंता रहती थी, खजाना खाली न हो जाए। प्रजा उसके इस रवैये से दुखी थी, पर कोई भी उसकी खिलाफत नहीं कर सकता था। राजा अपने खजाने पर इस तरह बैठा था जैसे कोई सर्प अपने मणि पर कुंडली मारकर बैठा हो। राजकुमार और राजकुमारी अब विवाह योग्य हो चुके थे, लेकिन राजा उनकी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह सोचता था कि शादी में बहुत ज्यादा खर्च होगा। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और राजा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कंजूसी की आदत में कोई कमी नहीं आई। रानी ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, पर जो भी राजा को समझाने जाता वह उसे डपट कर भगा देता। राजा का डर इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने कुछ कहने की। एक दिन नगर में नटों की मंडली आई, जो जगह जगह पर तमाशा दिखाकर अपनी जीविका चलाते थे। नटों का सरदार राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, हम आपको तमाशा दिखाने आए हैं। अगर आपको हमारा तमाशा पसंद आए तो हमें इनाम दीजिएगा। पर राजा, जो अत्यधिक कंजूस था, इनाम क्यों देता? उसने सोचा, अगर मैंने तमाशा देखा तो मुझे इन्हें इनाम देना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए राजा ने बहाना बनाते हुए कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, राज कार्य में व्यस्त हो, जब समय मिलेगा तब बुला लूंगा। बेचारा नट अपना मुंह लटकाकर लौट आया। उसकी मंडली नगर में ही रुक गई, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन राजा उनका तमाशा देख ले। सरदार नाराज था। उसने सोचा, कैसा राजा है जो हमारा तमाशा तक नहीं देखना चाहता। कुछ दिन बाद सरदार फिर से राजा के पास गया, पर राजा ने फिर से वही बहाना बना दिया। उसने कहा, मुझे शिकार पर जाना है, अभी समय नहीं है। इस बार भी राजा ने उन्हें टाल दिया। नटों की मंडली आर्थिक तंगी से जूझने लगी
लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ इसलिए तमाशा नहीं देखना चाहता था क्योंकि उसे इनाम देना पड़ जाता। आखिरकार दरबार के कुछ समझदार मंत्रीगण राजा के पास आए और बोले, महाराज, आपको तमाशा देखना चाहिए, जो अगर आप नहीं देखेंगे और ये नट दूसरे राज्य में जाकर तमाशा दिखाएंगे तो वहां के राजा के सामने आपकी छवि खराब होगी। लोग कहेंगे कि हमारे राजा को तमाशा तक देखना मंजूर नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, अगर मैंने तमाशा देखा तो मुझे इनाम देना पड़ेगा। तब मंत्रियों ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, इससे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये नट जगह जगह तमाशा दिखाते हैं और हमारे राज्य का नाम ऊंचा होगा। राजा के राज्य में जहां कहीं भी तारीफ की जाती थी वहां राजा बहुत खुश होते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि जब एक नट मंडली को राज्य में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया, राजा ने साफ मना कर दिया कि उन्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। मंत्रियों ने समझाया कि इससे राज्य की छवि खराब हो जाएगी, लेकिन राजा कंजूस था। राजा ने कहा कि तमाशा मुफ्त में देखा जा सकता है, पर कोई इनाम नहीं मिलेगा। मंत्री भी मजबूर हो गए और कहने लगे कि महाराज, आप तमाशा देख लीजिए, हम जो हो सकेगा वो इनाम अपनी तरफ से देंगे। राजा, जो पैसे खर्च करने से बचना चाहता था, खुश हो गया। नट मंडली का सरदार भी प्रसन्न होकर अपनी मंडली के साथ तमाशा दिखाने की तैयारियों में जुट गया। रात का समय तय हुआ। जब बड़ी बड़ी मशालों की रोशनी में तमाशा शुरू हुआ, मंडली ने रस्सी को ऊंचे बांसों के बीच बांधा और एक आदमी ने अपने दांतों से बांस उठाकर खड़ा कर दिया। नटनी आग के बीच से निकलती हुई चल रही थी और दरबारियों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सब ताली बजा रहे थे। खासकर जब नटनी एक पतली रस्सी पर एक पैर रखकर चलने लगी तो दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। राज्य के नामी लोग भी वहां उपस्थित थे, जिनमें एक साधु भी था जिसके पास एक चादर थी। हालांकि राजा अपनी जगह पर शांत बैठा था। उसे तमाशा बेहद पसंद आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने तालियां बजाई या तारीफ की तो उसे इनाम देना पड़ेगा। इसीलिए वह मन ही मन अपनी उत्सुकता को दबाए बैठा रहा। नट और नटनी दिलचस्प और हैरत अंगेज करतब दिखाते जा रहे थे, पर राजा चुपचाप देखता रहा। रात बीत रही थी और नटनी को यह खलने लगा कि राजा की तरफ से कोई उत्साहवर्धन नहीं हो रहा। उसने सोचा कि राजा को उनका खेल पसंद नहीं आ रहा, वरना वह तो वाह वाह करता। नटनी ने नट से कहा, रात बस थोड़ी सी बची है, हमारे पिंजरे में नाचने का समय खत्म हो रहा है। नटनी की हताशा को देखकर नट ने उसे उत्साह दिलाया और वह फिर से खतरनाक खेल दिखाने में जुट गया। नटनी ने भी अपने मन को मजबूत किया और जोश में आकर जोर से कहा, घड़ी बस थोड़ी सी बची है, अब ताल को बिगाड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। राजा ने मन ही मन सोचा कि तमाशा तो बेहतरीन है, लेकिन इनाम देने से बचने के लिए उसने अपनी प्रशंसा को रोके रखा। राजा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी और उत्साह की लहरों से दिल जकड़ने लगा। नटनी के प्रदर्शन ने महफिल में 4 चांद लगा दिए थे और अब खेल में रोमांच और भी गहरा हो गया था। नटनी समझ चुकी थी कि नट भी पूरी दिलचस्पी से उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और वह मन से अपने खेल में रम गई। अब नट और नटनी दोनों अपने अपने कौशल में पूरी तरह डूब चुके थे और दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो उठे। वहां उपस्थित लोग वाह वाह करने लगे और जो जिसके पास था उसने उसी अनुसार नट नटनी को इनाम देना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पुरस्कृत किया। यह देखकर नटनी के मन में थोड़ी उम्मीद जागी कि लोग उनके खेल से खुश हो रहे हैं। वही एक साधु जो खेल देख रहा था, वह भी अपनी जगह से उठा और नट नटनी को प्रोत्साहन देते हुए अपनी चादर उन्हें दे दी। साधु की इस उदारता ने माहौल में एक और जोश भर दिया। उधर राजकुमार, जो बड़े ध्यान से तमाशा देख रहा था, अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने भी नट को अपनी गली का हार दे दिया। यह देखते ही राजा के दिल में तूफान उठ गया, क्योंकि वह खुद कंजूस था और राजकुमार का हाथ देना उसके लिए सहन करना मुश्किल था। लेकिन सबके सामने वह कुछ कह भी नहीं सकता था। राजकुमारी ने भी अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर नटनी को दे दी। राजा के मन में यह देखकर चिंता और क्रोध दोनों ही उठने लगे, क्योंकि वह सोचने लगा कि ये दोनों बच्चे कितना लापरवाह है। उन्हें यह भी समझ नहीं कि धन कैसे कमाया जाता है। राजा के दिल में विचारों का तूफान उठने लगा और वह मन ही मन इस बात को लेकर बेचैन हो उठा
कि आखिर इन लोगों ने ऐसी कौन सी खास बात देखी जो इन्हें इतना उत्साहित कर रही थी। खेल खत्म होने के बाद भी राजा के मन में सवाल उठते रहे। आखिरकार उसने राजकुमार, राजकुमारी और साधु को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। तीनों सम्मान पूर्वक राजा के सामने आए और उसे प्रणाम किया। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा, महाराज, आपने अपनी चादर नट को क्यों दे दी? आपको ऐसा क्या खास लगा? साधु ने विनम्रता से कहा, राजन, जब मैं यहाँ आया था तो आपका वैभव देखकर मुझे भी विलासिता की ओर आकर्षण होने लगा था, लेकिन नट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे सत्य का एहसास कराया और मुझे यह समझाया कि मुझे अब इस सांसारिक मोह से बचना चाहिए। उसी प्रसन्नता में मैंने अपनी चादर उसे दे दी। राजा ने साधु की बात सुनकर चुप हो गया और फिर उसने वही सवाल राजकुमार से किया। राजकुमार ने सिर झुकाए हुए कहा, पिताजी, मैं भी अब बड़ा हो गया हो, एक युवक हो, पर आप मुझे खर्च करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। ऐसे में मैं आखिर कैसे चैन से जी सकता हूं? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी चाहते हैं, पर आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपके बच्चों की जरूरतें क्या है। इसी कारण से मैंने मन ही मन यह तय कर लिया था कि मैं आपकी हत्या कर दूं और इस राज्य का स्वामी बन जाऊं। लेकिन नट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। जब उसने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मुझे समझ में आया कि आप अब वृद्ध हो गए हैं। आप कितने दिन और जिएंगे? आपको मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं? नट की बातों ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया। मैंने अपने बुरे विचारों को त्याग दिया। इसी के चलते मैंने अपने गले का हार उसे भेंट कर दिया। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से पूछा, तुमने इनाम क्यों दिया? राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं भी अब बड़ी हो गई हो, विवाह योग्य हो चुकी हो, पर आप मेरे विवाह के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि आपको डर है कि शादी में पैसा खर्च हो जाएगा। एक औरत के जीवन में सुख की भी जरूरत होती है। सही समय पर विवाह होना जरूरी है, लेकिन आपने इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरी उम्र निकलती जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को संभालती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल फिसल ही जाता है। मैंने काफी समय से अपने मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैंने मंत्री के बेटे से प्रेम कर लिया। हम सोच रहे थे कि किसी तरह विवाह कर लेंगे, पर नट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। उसकी घड़ी गई थोड़ी रही वाली बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा, पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं और शायद ज्यादा दिन न जिए। ऐसी स्थिति में ये कलंक अपने साथ क्यों लेकर जाऊं? इसी सोच ने मेरे मन के विचार बदल दिए और मेरा मन शुद्ध हो गया। मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उस नट को दे दी। राजा ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका सिर गुस्से से फटा जा रहा था, पर उसने अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए तीनों को वहां से जाने दिया। उनके जाने के बाद राजा बेचैनी से तड़पने लगा। उसका मन अशांत हो गया। राजा को बार बार नट की कही बात याद आ रही थी, जिसने उसकी सोच पर गहरा असर डाला था। नट की बातों ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी कंजूसी उसे गलत राह पर ले जा रही है। अगर नट ने समय रहते ये बात नहीं कही होती तो उसकी बेटी मंत्री के बेटे के साथ भाग जाती और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। राजा सोचने लगा कि उसकी बेटी ने अगर ऐसा कदम उठा लिया होता तो वह समाज में अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाता। राजा अब पछतावे में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने सही समय पर बेटी का विवाह कर दिया होता तो शायद उसकी बेटी के मन में ऐसे बुरे विचार ना आते। लेकिन नट की बातों ने उसकी बेटी को सही दिशा दिखाई और उसकी आंखें खोल दी। राजा के जीवन के गिनती के दिन बचे थे और अब वह चाहता था कि जो समय बचा है वह शांति से गुजरे। उसे लगने लगा कि अगर उसने अपनी कंजूसी छोड़कर सही समय पर फैसले किए होते तो आज उसके जीवन में सब कुछ सही रहता। राजा ने महसूस किया कि उसने अपने बेटे को भी नजरअंदाज किया था। उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन कंजूसी की आदत ने उसे इस बात का भी एहसास नहीं होने दिया। अब जब राजा का जीवन अंतिम पड़ाव पर था, उसने सोचा कि क्यों ना अब बचे हुए दिनों में शांति से भगवान का नाम ले। नट की बात घड़ी गई थोड़ी रह गई बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। फिर राजा ने अपने पहरेदारों को बुलाकर आदेश दिया कि नट मंडली को उसके सामने पेश किया जाए। पहरेदार तुरंत जाकर नट मंडली को राजा के सामने ले आए
नट मंडली के सरदार ने सिर झुकाकर पूछा, महाराज, क्या कोई और तमाशा देखना है या हमारे खेल में कोई कमी रह गई? राजा ने उसे गले लगा लिया और बहुत सारा इनाम दिया। उसी दिन से राजा ने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी और बड़े बड़े कलाकारों को राज्य में बुलाने लगा। राजा ने अपने बेटे को युवराज घोषित किया और अपनी बेटी का विवाह मंत्री के बेटे से कर दिया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सब खुश थे। राजा के विचारों में भी बड़ा बदलाव आ चुका था। उसने राज्य का राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और खुद भगवान का नाम जपने लगा। नट की वह बात घड़ी गई, थोड़ी रह गई, राजा के मन में गूंजती रही और उसने यह निश्चय कर लिया कि अब वह अपने बचे हुए दिनों को प्रभु भक्ति में लगाएगा। राजा के जीवन में नटनी की एक साधारण बात ने जो बदलाव लाया, उसने न सिर्फ उसकी सोच को बदला, बल्कि राज्य की प्रजा और उसके परिवार को भी खुशहाल बना दिया। शांतिनगर का निवासी कांशीराम स्वभाव से अत्यंत शांत और संतुलित था। उसके बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके दादा ने उसे पाला पोसा। 1 एकड़ भूमि पर वह सब्जियां उगाता और आसपास के नगरों में बेचता था। चंद्रकांता से विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उसके दादा का निधन हो गया। हालांकि कांशीराम ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी, लेकिन चंद्रकांता के माता पिता ने अपनी बेटी को 50,000 रुपए की राशि दी थी। एक दिन चंद्रकांता ने अपने पति से कहा, हम इस तरह से जीवन बिताते रहेंगे तो तरक्की कभी नहीं होगी। मेरे पास 50,000 रुपये है। अगर हम 1 एकड़ जमीन भी बेच दें तो शहर में जाकर एक छोटी सी पंसारी की दुकान खोल सकते हैं। कांशीराम ने संदेह जताते हुए कहा, शहर में घर का किराया काफी अधिक होता है। हमें सब्जियां बेचने के बाद एक खाली घर ढूंढना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि किराया ज्यादा ना हो। इस कार्तिक माह में व्यापार शुरू कर देंगे तो हमें लाभ ही होगा। चंद्रकांता की बात मानते हुए कांशीराम ने अगले दिन सब्जियां बेचने के बाद पत्नी के कहे अनुसार मकान ढूंढने के लिए शहर की ओर रुख किया। उसे कहीं भी कम किराए पर घर नहीं मिला। शाम को शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना घर नजर आया। कांशीराम ने वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला और पूछा, आपको क्या चाहिए? कांशीराम ने पूछा, क्या इस घर के किराए पर कोई हिस्सा उपलब्ध है? वृद्ध ने कांशीराम को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, मैं इस घर को बेचकर अपने बेटे के साथ रहने की योजना बना रहा हूं। 1 साल पहले मैंने इसे 50,000 रुपये में खरीदा था। उसी कीमत पर तुम्हें दे दूंगा। खरीदोगे? कांशीराम ने घर का निरीक्षण किया। इतना बड़ा घर तो उसके गांव में भी नहीं था, लेकिन अगर पूरी राशि दे दी तो व्यापार के लिए क्या बचेगा? यह सोचकर वह दुविधा में पड़ गया। वृद्ध ने उसकी सोच को भांपते हुए कहा, ठीक है, मैं 10,000 रुपये कम कर दूंगा। अगर खरीदना है तो 1 हफ्ते में आ जाना। अगले दिन कांशीराम चंद्रकांता को शहर ले आया। विशाल घर और उसके पीछे के बगीचों को देखकर चंद्रकांता अत्यंत प्रसन्न हुई। एक खेत बेचकर पति पत्नी ने वह घर खरीद लिया। शुभ मुहूर्त देखकर 1 हफ्ते में ही गृह प्रवेश कर लिया। चंद्रकांता ने घर को खूबसूरती से सजाया और एक खिड़की वाले कमरे में एक बड़ा पलंग भी लगवा दिया। भोजन समाप्त करने के बाद चंद्रकांता ने आराम से सोते हुए कहा, यह हमारा अपना निवास है। 1 हफ्ते से इसे सजाते संवारते संवारते मैं थक चुकी हूँ। आज आराम से सो जाऊंगी। खिड़की से ठंडी हवा बह रही थी और दोनों पति पत्नी सहजता से सो गए। रात के आधे समय में एक प्रचंड आवाज ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि पलंग हिल रहा था और कमरे में रखा सामान झूल रहा था। वे भय के मारे चौंक उठे। इसी बीच एक डरावनी हंसी के साथ एक सवाल गूंजा, मैं कौन हूं? वे दोनों डर के मारे कांपने लगे और उनका मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसी प्रचंड स्वर में सवाल फिर से पूछा गया। चंद्रकांता ने साहस जुटाकर कहा, हमें नहीं पता। तभी अचानक एक जादुई चीख सुनाई दी और दोनों दर्द के मारे चिल्ला पड़े। उनकी चीखें सुनकर अज्ञात ने एक और प्रचंड आवाज में चेतावनी दी, कल ठीक इसी समय मैं फिर से आऊंगा और यही सवाल पूछूंगा। उत्तर देने के लिए तैयार रहना। पूरी रात वे नींद से महरूम रहे। उन्हें समझ में आ गया कि इस घर में कोई भूत है और यही कारण है
कि वृद्ध ने उन्हें यह घर बेच दिया और उन्हें तंग कर रहा है। वे नहीं समझ पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। दूसरी रात को वही डरावना स्वर फिर से गूंजा। मैं कौन हूं? पति पत्नी ने विनती की। कृपया हमें छोड़ दो, हमें मत सताओ। फिर भी उन्हें मारपीट का सामना करना पड़ा। तीसरी रात जब वही सवाल दोहराया गया तो पति पत्नी ने कहा, आप हमारे लिए भगवान हो, कृपया हम पर दया करो। लेकिन चाबुक की चोटों से वे नहीं बच सके। तब से हर रात वह भयंकर आवाज यही सवाल पूछती रही। किसी भी उत्तर से संतुष्ट हुए बिना वह उन्हें चाबुक से मारता रहा। इस भयंकर पीड़ा और भय के कारण कांशीराम व्यापार भी शुरू नहीं कर सका। एक दिन शाम को चंद्रकांता की मौसी का बेटा उनके घर देखने आया। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद उसने कहा, यह घर तो काफी बड़ा है, लाख रुपए देने पर भी ऐसा घर नहीं मिलेगा। 40,000 रुपए में आपने यह कैसे खरीदा? आश्चर्यचकित होते हुए उसने यह सवाल पूछा। कांशीराम और चंद्रकांता ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और चुप रह गए। चंद्रकांता ने अंधेरा होते ही उसे भोजन परोस दिया ताकि वह जल्दी चले जाए, लेकिन वह जाने के मूड में नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर तक ऊधम मचाने के बाद युवक ने कमरे के एक कोने में सोने की तैयारी शुरू कर दी। चंद्रकांता ने निराशा के स्वर में पूछा, क्या आप आज रात यहीं रुकेंगे? युवक ने जवाब दिया, कल सुबह शहर में कुछ काम है, उसे पूरा करके ही जाऊंगा। चंद्रकांता ने चेतावनी दी, अगर तुम रात भर यहीं रुकोगे तो तुम्हें भी उन चोटों से बचना मुश्किल होगा। युवक ने ध्यान नहीं दिया और कहा, तुम्हारी चिंता बेवजह है। घर में मच्छरों की तरह कोई चीज चाबुक की तरह हमला कर रही है। चंद्रकांता ने युवक को घर के भीतर की भयावह स्थिति की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और बताया कि वे 30,000 रुपये में यह घर बेचना चाहते हैं। युवक ने कहा, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, कल इस पर विचार करेंगे। आज रात मैं बस यही देखूंगा कि आखिर कौन है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। यह कहकर वह युवक दूसरे कमरे में जाकर सो गया। रात आधी बीतते बीतते वही भयानक स्वर फिर से गूंजा। मैं कौन हूं? चिंता में डूबा कांशीराम चौंक कर उठ बैठा और चिल्लाया, हनुमान, हमें बचाओ। वह चिल्लाहट सुनकर युवक हनुमान जाग गया, लेकिन सहायता के लिए नहीं आया। वह बस चुपचाप तमाशा देखता रहा। पति पत्नी दर्द की चाबुक से बेहाल होते रहे। सुबह हुई तो कांशीराम ने हनुमान से कहा, मैंने रात तुम्हें पुकारा था, लेकिन तुम सहायता के लिए नहीं आए। मैं समझता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हनुमान ने कहा, चिंता मत करो, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। आज रात वह पिशाच की अंतिम रात होगी, मैं दिन में सारे काम निपटा लूंगा। यह कहकर हनुमान वहां से चला गया। शाम होते ही हनुमान वापस लौटा। भोजन करके वे तीनों फिर से सोने के लिए चले गए। आधी रात के समय वही भयावह आवाज फिर से गूंज उठी। मैं कौन हूं? इस बार हनुमान तैयार था। उसने आकर जवाब दिया, तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं पता? मैं हनुमान हूं। हनुमान ने स्पष्ट किया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम हर रात आकर हमें सताते हो, हमारे आराम को छीनते हो। मैं यहां तुम्हारा अंत करने के लिए आया हूं। किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नींद आ रही है, लेकिन कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम वास्तव में कौन हो। भयानक आवाज ने पूछा, कब और कैसे बताओगे? हनुमान ने जवाब दिया, वह बात कैसे बताऊं? कल मैं तुम्हें इमली के पेड़ से बांध दूंगा, बोतल में बंद करके, और फिर तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, तुम्हें आग में फेंक दूंगा, तब बताऊंगा कि तुम कौन हो। हनुमान ने इन बातों को जोर जोर से हंसते हुए कहा। सुनकर भूत भय के मारे चिल्लाने लगा और कहने लगा, इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं नहीं चाहता ऐसा। इस डरावनी चेतावनी के साथ एक छोटी सी गठरी पलंग से गिर पड़ी और गिरने के कारण उसका गैस्ट्रिक खुल गया। उस गठरी में रखी सोने की अशर्फियां जमीन पर बिखर गईं। इन अशर्फियों को देखकर कांशीराम और चंद्रकांता दंग रह गए। कांशीराम ने हनुमान का आभार व्यक्त करते हुए पूछा, तुमने यह कैसे किया? हनुमान ने बताया, असल में मैंने आज दिन भर इस घर के बारे में आस पड़ोस के लोगों से जानकारी जुटाई। पता चला कि यह घर कई बार बिक चुका है, लेकिन 20 साल पहले इसका पहला मालिक, जो अकेला इस घर में रहता था, उसकी मौत छत से गिरने से हुई थी। वह बहुत झगड़ालू स्वभाव का था और हमेशा विवाद करता रहता था। पूरी बस्ती में कोई ऐसा नहीं था
जिससे उसका झगड़ा न हुआ हो। हालांकि वह बेहद डरपोक भी था। अगर कोई उसे एक झड़की भी दे देता तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता। उसकी इच्छा थी कि लोग उससे डरें और उसे बहादुर माने, लेकिन जीते जी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मरने के बाद उसने अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए पिशाच बनकर लोगों को डराना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने जान लिया था कि मरने के बाद भी वह स्वभाव से डरपोक ही रहेगा। इसीलिए मैंने उसे डराया और धमकाया, और मेरे अनुमान के अनुसार वह डरकर भाग गया। हनुमान ने कांशीराम से कहा, कांशीराम, तुम एक सच्चे पुरुष हो और इस घर के मालिक हो। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग डरते हैं वे दूसरे लोगों को भी डराते हैं। तुम दोनों ने उस पिशाच को अत्यधिक सम्मान और कोमलता दी, जिसकी वजह से वह तुम्हें परेशान करता रहा। भूत, पिशाच, चोर और दुष्ट लोग उन लोगों की कमजोरी से बल पाते हैं जो डर के मारे कांपते हैं। जब तक तुम उसकी धमकियों से कांपते रहे तब तक उसकी हिम्मत बढ़ती रही। मैंने जब उसे धमकाया तो वह भाग खड़ा हुआ। अब तुम्हें पता चल गया है कि हिम्मत में कितनी शक्ति है। कल से तुम अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हो और निश्चिंत होकर सो सकते हो। हनुमान हंसते हुए कहने लगा, मैं तुमसे छोटा हूं, लेकिन तुमने जीवन की सच्चाई बताकर मेरी आंखें खोल दी और हमें उस पिशाच की पीड़ा से मुक्ति दिलाई। तुम्हारी वजह से हमें धन भी प्राप्त हुआ। अगर तुम सहमत हो तो मैं जो व्यापार शुरू करने जा रहा हूं उसमें तुम्हें भी हिस्सेदार बनाना चाहता हूं। हम मिलकर व्यापार करेंगे। इससे हमें न तो डर रहेगा और न ही किसी अन्य चिंता का सामना करना पड़ेगा। तुमने सही कहा है कि हिम्मत में शक्ति होती है। कांशीराम ने हनुमान के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने सभी एक परिवार की तरह खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। एक बार की बात है कि रूस में एक जगह एक पति पत्नी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। उनके तीनों बेटे बड़े हो रहे थे, सो उन पति पत्नी ने सोचा कि अब घर में कुछ पोते पोतियां खेलने चाहिए। सो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे ग्रिगोरी को बुलाया और उससे कहा कि वह बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढे। ग्रिगोरी घर पर ही बहुत खुश था। वह शादी भी नहीं करना चाहता था, पर उन दिनों बच्चे वही करते थे जो उनसे करने को कहा जाता था। सो ग्रिगोरी बाहर अपनी पत्नी ढूंढने चल दिया, पर उसने उसे ढूंढने में बहुत मेहनत नहीं की। वह एक बहुत ही शर्मीला लड़का था। सो वह सारे शहर में एक तरफ से गया और यह सोचते हुए दूसरी तरफ से निकल आया कि उसको किसी ने देखा नहीं। जब वह पुराने शहर के फाटक से निकल रहा था तो कुछ हंसती हुई लड़कियां उसके पास से निकल गईं। उसने उनको यह दिखाने की बहुत कोशिश की कि उसका उनसे कोई वास्ता नहीं था। जब वे वहां से चली गईं, वह वहां से भाग लिया। शहर से बाहर निकलकर वह एक ऐसी सड़क पर आ गया जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहां आकर उसको एक बहुत ही डरावना ड्रैगन मिल गया, तो डर के मारे वह दूसरी तरफ भागने लगा। पर ड्रैगन भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बड़ी नम्र आवाज में बोला, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां जा रहे हो? कुछ पल तो ग्रिगोरी कुछ बोल नहीं सका, पर कुछ देर बाद हकलाते हुए बोला, ओह नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, पर मुझे कोई ठीक सी लड़की ही नहीं मिल रही है। ड्रैगन बोला, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूं। अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गए तो तुमको पत्नी मिल जाएगी। क्योंकि वह ड्रैगन बहुत ही नम्रता से बोल रहा था, इसलिए ग्रिगोरी को लगा कि विचार बुरा तो नहीं है। सो वह इम्तिहान देने के लिए उसके साथ चल दिया। चलते चलते वे दोनों एक काले संगमरमर की बड़ी सी चट्टान के पास आ पहुंचे। ड्रैगन बोला, अगर तुम इस चट्टान को हटा पाओगे तो तुमको वह मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो। ग्रिगोरी को वह पत्थर बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा था, बल्कि उसको देखकर तो वह अपने आप को बहुत ही ताकतवर महसूस कर रहा था। सो उसने यह बोलते हुए पत्थर हटाना शुरू किया। ओह, इस पत्थर को तो मैं चुटकियों में हटा दूंगा, कहकर उसने पत्थर को पहले खींचा, फिर उसको धक्का दिया, पर वह पत्थर तो हिलकर ही न दे। यह देखकर वह ड्रैगन से बोला, चिंता न करो, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको गलत तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इसको एक तरफ को धक्का देना पड़ेगा। उसने फिर ऐसा ही किया। पत्थर को धक्का लगाते लगाते वह हांफने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, उसके सिर में हथौड़े बजने लगे, उसका पसीना छूट गया और वह तो बस बिल्कुल बेहोश होने वाला ही हो गया। यह देखकर ड्रैगन बोला,
अफसोस, तुम तो इस इम्तिहान में ही फेल हो गए। तुमको अब पत्नी नहीं मिलने वाली। ग्रिगोरी को यह देखकर थोड़ा बुरा लगा कि वह इम्तिहान में फेल हो गया, पर दूसरी तरफ यह सोचकर वह खुश भी हुआ कि अब उसको शादी नहीं करने पड़ेगी। यही सब सोचता हुआ वह अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए, पर उन्होंने यह ग्रिगोरी से कहा नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे मीशा को बाहर भेजने का इरादा किया कि वह भी बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाए। मीशा भी वैसा ही महसूस करता था जैसा ग्रिगोरी महसूस करता था। उसको भी घर में बैठे रहना बहुत अच्छा लगता था और जिंदगी को आसान तरीके से जीना अच्छा लगता था, पर उसको भी मालूम था कि उसको भी जाना पड़ेगा। उसके साथ भी वही हुआ जो ग्रिगोरी के साथ हुआ था। उसको भी सड़क पर वही ड्रैगन मिला जो ग्रिगोरी को मिला था, या फिर शायद दूसरा भी हो सकता था। पर कुछ भी हो, उसने भी मीशा से यही कहा कि वह उसका एक इम्तिहान लेगा और अगर वह उसमें पास हो गया तो समझो कि उसको उसकी पत्नी मिल गई। पर वह भी रोता हुआ घर वापस आया और रोते हुए अपने माता पिता को बताया कि वह भी वह पत्थर नहीं हटा सका। माता पिता के मुंह से निकला, ओह बेचारा मीशा, हम जानते हैं कि तुमने उस पत्थर को हटाने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी होगी, पर खैर अब क्या हो सकता है। हालांकि वे इस बात से पहले की तरह फिर से बहुत ही दुखी हुए, फिर भी उन्होंने अपने इस दुख को छिपाकर ही रखा। पर रात को जब उनके बच्चे सो गए तो दोनों इस बारे में बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। पिता बोला, यह सब देखकर अब हम इवान को तो उसकी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि वह तो कोई काम ठीक से करता ही नहीं है। वह तो सारा दिन बस अंगीठी के पास बैठा बैठा सूरजमुखी के फूल के बीज खाता रहता है। इसके अलावा उसको बाहर भेजना खतरे वाला काम भी तो हो सकता है। क्या पता वह ड्रैगन उससे गुस्सा हो जाए और वह उसको मार दे। इसलिए इवान को बाहर नहीं भेजा गया, जो इवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने माता पिता की बहुत मिन्नतें की और उनको बाहर जाने के लिए मना ही लिया, सो उसको भी अपनी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर भेजना ही पड़ा। पर अगली सुबह उन्होंने फिर अपना विचार बदल दिया, पर इस बात के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। इवान तो सुबह ही घर छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल गया था। उसको भी सड़क पर ड्रैगन मिला। उसने उससे भी पूछा, तुम कहां जा रहे हो? इवान बोला, मेरे भाई शादी करना चाहते थे, पर उनको तो पत्नी मिली नहीं, अब मेरी बारी है। उस ड्रैगन ने अपनी भौहें उठाकर उससे पूछा, क्या तुम सचमुच में शादी करना चाहते हो? इवान बोला, क्यों नहीं, तो तुम्हें एक इम्तिहान पास करना पड़ेगा। ठीक है, पर क्या तुम सचमुच में इम्तिहान पास करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई तो उस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, पर मैं उस इम्तिहान को पास करना चाहता हूं। तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों उसी काले संगमरमर की चट्टान के पास आ पहुंचे जहां वह ड्रैगन पहले उसके दोनों भाइयों को लेकर आया था। ड्रैगन ने उससे भी उस चट्टान को वहां से हटाने के लिए कहा। इवान ने उस चट्टान में एक जोर की ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हारा मतलब इस चट्टान से है? हाँ, तुमने ठीक समझा, मेरा मतलब इसी चट्टान से था। इवान चट्टान हटाते हुए बोला, पर मेरे भाई लोग इसको क्यों नहीं हटा सके? इवान ने देखा कि उस चट्टान के नीचे तो एक गहरी झड़ी खुली हुई थी। ड्रैगन बोला, शायद वे इसको हटाने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। देखता हूं यह कितनी गहरी होगी। कहकर इवान नीचे जमीन पर झुककर उसके अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि उसमें तो बहुत अंधेरा है और वह तो काफी गहरी चली गई है, क्योंकि उसके अंदर तो एक खोखली नली चली गई थी और नीचे जाकर तो वह दिखाई भी नहीं दे रही थी। यह देखकर इवान कांप गया और एकदम से पीछे हट गया। उसने ड्रैगन से पूछा, इसमें अंदर क्या है? क्या इसके नीचे? इसके नीचे तो पाताल है, और क्या है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या है यह? अरे तुमको नहीं पता, दूसरे राज्यों की तरह से वहां भी राज्य है, जैसे तांबे का राज्य, चांदी का राज्य और सोने का राज्य, और हर राज्य में एक एक जारेवना है। इवान बोला, अरे यह तो बहुत अच्छा है। सो जब मैं यह इम्तिहान पास कर लूंगा तो वह लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जिससे मुझे शादी करनी है? वह लड़की तुम्हें नीचे मिलेगी। तुम कम से कम एक जारेवना से शादी कर लो। क्या उनमें से एक से शादी? नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पाताल के राज्यों में नहीं जा रहा, मुझे तो वहां लोग मार देंगे। अचानक ड्रैगन जोर से चिल्लाया। पर इवान,
तुम इसीलिए तो यहाँ हो कि तुमको उन्हें आजाद कराना है। ड्रैगन की भयानकता को देखकर तो इवान इतना घबरा गया कि वह तो बस यही सोचता रह गया कि किसी तरह से वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। वह बुड़बुड़ाया, पहले मैं इसके बारे में सोच लूं। यह सोचते हुए कि थोड़ी देर में ही ड्रैगन थक जाएगा और वहां से चला जाएगा, वह वहीं खड़ा खड़ा उस झिरी में से उस खोखली नली को देखता रहा। उसने देखा कि उस झिरी में, उस खोखली नली में होकर चमड़े की एक कुर्सी 2 रस्सियों के सहारे नीचे की तरफ लटक रही थी। उसके मुंह से निकला, ये क्या है? ड्रैगन बोला, तुम इस चमड़े की कुर्सी में बैठ जाओ और मैं तुमको नीचे उतार दूंगा। अगर तुमको वहां देखने में अच्छा न लगे तो तुम अपनी रस्सी 2 बार खींच देना, मैं तुमको वापस ऊपर खींच लूंगा। अब तक इस पाताल के बारे में इवान की उत्सुकता काफी जाग चुकी थी, सो उसने सोचा कि क्यों न एक बार वहां जाकर देखा जाए। सो वह ड्रैगन से बोला, पर अगर मैं यह रस्सी 2 बार खींचूं तो तुम मुझको तुरंत ही ऊपर खींच लेना, ठीक है? ड्रैगन ने इवान से वायदा किया कि जैसे ही वह रस्सी 2 बार खींचेगा तो वह उसको ऊपर खींच लेगा। इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठ गया और ड्रैगन ने वह कुर्सी नीचे उतार दी। इवान उस कुर्सी में बैठा झूलता हुआ उस खोखली नली के सहारे अंधेरे में नीचे चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि वह अंधेरा कभी खत्म होने पर भी आएगा या नहीं। नीचे जाते जाते इवान ने आखिरी बार रोशनी के लिए ऊपर देखा, यानी रूस का आसमान देखा, और फिर सोचा कि पता नहीं अब वह आसमान फिर कभी देखेगा या नहीं। उस खोखली नली में अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी दीवारों में लगे क्रिस्टल चमक रहे थे, पर उनसे वहां कोई रोशनी नहीं हो रही थी। उसने चिल्लाकर ड्रैगन से अपने आप को वापस खींच लेने के लिए आवाज लगाई, पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वह तो यह बिल्कुल ही भूल गया था कि अपने आप को ऊपर खींचने के लिए उसको चिल्लाना नहीं था, बल्कि रस्सी को 2 बार खींचना था। उसकी अपनी ही आवाज की गूंज उसको सुनाई दी तो वह और डर गया। उसकी कुर्सी भी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। वह अगर उस कुर्सी में जरा सा भी हिलता तो उस खोखली नली की दीवार से टकरा जाता। मिट्टी के ढेले और पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगते। उसने उनके नीचे गिरने की आवाज सुननी चाहिए भी, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सो जब उसकी कुर्सी झूलती हुई उस खोखले डंडे से होकर नीचे जा रही थी, उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, यह तो एक जाल भी हो सकता है और वह ड्रैगन तो मुझे कभी भी नीचे गिरा सकता है। और यह विचार आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा अपनी बाहों से ढक लिया और यह सोचना शुरू कर दिया जैसे कि वह अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। हालांकि इससे उसका कुछ खास काम नहीं बना, पर फिर भी वह कुछ शांति महसूस करने लगा। वह सोच रहा था कि पता नहीं ड्रैगन अभी भी उसकी कुर्सी की रस्सी पकड़े वहां खड़ा होगा या नहीं। फिर उसने सोचा, जरूर खड़ा होगा, क्योंकि नहीं तो वह तो इससे भी कहीं और ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा होता। जल्दी ही अब उसको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। मुझे जागते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस गड्ढे का कहीं कोई अंत ही ना हो। धीरे धीरे वह बेहोश सा होने लगा। जब उसे कुछ होश में आया तो उसने धुंधलके में देखा कि वह ठंडे पत्थरों के ऊपर लेटा हुआ है। उस खोखली नली से हरे रंग की रोशनी निकल रही है। उसने देखा कि वह अभी भी उसी चमड़े की कुर्सी में बैठा हुआ है। उसने उस कुर्सी की चमड़े की पट्टियां खोल दी। अब वह थोड़ा आराम से सांस ले पा रहा था। या हो सकता है कि ऐसा उसको इसलिए महसूस हो रहा हो कि वह अब इस माहौल का आदी हो चुका था। इवान तांबे के राज्य में इवान ने अपना चारों तरफ देखा कि वह रास्ता ढूंढ सके जहां से वह पाताल में पहुंच पाएगा। जब उसकी आंखें धुंधलके में देखने की आदी हो गईं, तो उसको उस खोखली नली से निकलते हुए कई रास्ते दिखाई दिए। उनमें से एक रास्ते के आखिर पर उसको लाल से रंग की रोशनी चमकती दिखाई दी। वह उसी चमकती हुई रोशनी की तरफ चल दिया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह रोशनी तो तांबे के रंग की थी। कुछ ही देर में वह रास्ता बंद हो गया और वह बाहर खड़ा नजर आया। बाहर निकलकर उसने देखा कि वह तो समुद्र के किनारे एक तांबे के जंगल में चल रहा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, पर उसको सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल भारी भारी बादल ही हल्की हवा में लटके हुए थे और पेड़ों के ऊपर कोहरा छाया हुआ था। जब वह उस तांबे के जंगल से बाहर निकला तो उसके सामने तांबे का बना एक महल खड़ा था। महल का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत ही सुंदर जारेवना सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई। ऐसा लगता था जैसे कि उस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई थी। यहाँ तक कि जारेवना जो कपड़े पहने हुई थी
वे कपड़े भी बहुत ही पतले तांबे के बने हुए थे, और जब वह उसके पास आ रही थी तो बड़ी अजीब सी आवाज कर रहे थे। उसके लंबे लंबे बाल भी तांबे के रंग के थे। उसने इवान का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ, इस तांबे के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। आओ, महल में आओ और मुझे बताओ कि तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। इवान के कपड़े और उसके शरीर की खाल भी उसके तांबे की रोशनी से तांबे के रंग की हुई जा रही थी। वह उसकी चकाचौंध से कुछ बेहोश सा होता हुआ उसके सामने काफी नीचे तक झुककर बोला, प्रिय राजकुमारी जी, आप मुझसे कई सवाल पूछ रही हैं और आपने मुझे अभी तक कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं है। यह सुनकर वह तुरंत ही अंदर गई और इवान के लिए कुछ खाने और कुछ पीने के लिए ले आई। हालांकि वहां का वह तांबे के रंग का खाना देखने में बड़ा अजीब सा था, पर उसने जितने खाने अब तक खाए थे उन सब में वह सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। उसने सोचा शायद उसके ऊपर जो तांबे के रंग की रोशनी पड़ रही थी, इसीलिए वह उसको ऐसा लग रहा होगा। लगता है जैसे कि उस जारेबना ने इवान के मन की बात पढ़ ली हो। सो वह मुस्कुराकर बोली, ऐसा मत सोचना कि यह सब तांबे के रंग की रोशनी की करामात है। बहुत सारे लोगों ने यह गलती की है और हमारे पानी में तैरने की भी गलती की है। यह विचार ठीक नहीं है। इस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई है, यहां तक कि अब तो तुम भी तांबे के बने हुए हो गए हैं। यह सुनकर इवान ने अपना चेहरा छूकर देखा तो कांप गया। वह ठीक कह रही थी। उसकी खाल सख्त और ठंडी हो गई थी। पर मैं धातु का आदमी नहीं बनना चाहता। जैसे ही वह यह बोला, उसको लगा कि उसकी आवाज भी धातु की आवाज जैसी हो गई है। वह हंसकर बोली, पर अब तो तुम वैसे ही बन गए हो। अचानक जारेबना को लगा कि इवान को धातु का बनने में अच्छा नहीं लग रहा है। सो वह फिर बोली, तुम चिंता मत करो इवान, यह बदलाव तो केवल उसी समय के लिए है जब तक तुम यहां हो। बाद में यह सब खत्म हो जाएगा। यह सब तो जादू का कमाल है। जब हम लोग ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं तो हम लोग भी सामान्य लोगों की तरह ही हो जाते हैं। इसलिए अब तुम यहां आराम से बैठो और मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। अगर तुम मुझे यहां से आजाद कराने आए हो तो मेरा यह जानना बहुत जरूरी है। इवान ने पूछा, आप यहां कब से रहती हैं? राजकुमारी ने कुछ दुखी होते हुए कहा, मुझे किसी और जगह की याद ही नहीं है। मुझे केवल सूरज और चांद नाम की चीजों की भी बहुत धुंधली सी याद है, पर यह भी अब बहुत पुरानी बात हो गई। तब इवान ने जारेबना को अपने बारे में और ड्रैगन के मिलने के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसको यह भी बताया कि वह अपने लिए एक पत्नी ढूंढने निकला था। उसको बहुत खुशी होगी अगर वह उससे शादी कर लेगी। राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, यह नहीं हो सकता इवान, क्योंकि मैं यह जगह तभी छोड़ सकती हूँ जबकि पहले सुनहरी जारेबना यहाँ से आजाद हो जाए। उसके लिए तुम पहले समुद्र के किनारे वाले जंगल में से जाओ और फिर अंधेरी सुरंग में से होकर जाओ तो तुम चांदी के राज्य में पहुंच जाओगे। वहां तुमको एक और जारेबना मिलेगी जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। सो इवान उसे वहीं छोड़कर चांदी के राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ। उसके जाने से पहले इस तांबे के राज्य वाली जारेबना ने उसको उसकी रक्षा के लिए एक तांबे की अंगूठी दी। इवान ने उसको इसके लिए धन्यवाद दिया और वहां से चल दिया। इवान चांदी के राज्य में इवान सुरंग में चलता रहा तो उसको उस सुरंग के आखिर में एक सफेद रोशनी चमकती दिखाई दी। जैसे जैसे वह उस रोशनी के पास आता गया तो उस रोशनी की चमक तेज और तेज होती गई। जल्दी ही वह एक बड़ी सी गुफा में खड़ा हुआ था। उसकी तो छत ही बहुत ऊंची दिखाई देती थी, जैसे वह मीलों ऊपर तक हो। उस गुफा की छत से चांदनी की एक चमकीली किरण सफेद बिछ के जंगल के ऊपर पड़ रही थी। चांदी जैसे सफेद समुद्र के किनारे पर एक महल खड़ा था। गुफा के फर्श पर चांदी का मुलायम रेत बिखरा पड़ा था। उसकी छत से चमकते हुए पत्थर लटके थे जिनसे रोशनी हो रही थी। आवाजों में वहां केवल हवा की और समुद्र के किनारे पर उसकी लहरों के टकराने की ही आवाज हो रही थी। समुद्र के किनारे एक जारेबना अपनी घोड़ी पर सवार हुई घूम रही थी। इवान को देखकर वह उसकी तरफ घूमी तो घोड़ी की कुदान से समुद्र का ठंडा पानी जो इधर उधर बिखरा तो इवान कांप गया। वह अपने घोड़ी की रास पकड़कर घोड़े को सीधे उसके सामने ले आई। अपने चेहरे से अपने चांदी के बाल हटाते हुए वह बोली, इस चांदी के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। इवान ने सोचा कि जैसे पहले वाली जारेबना तांबे की बनी थी, शायद यह जारेबना चांदी की बनी हुई होगी। उसने उसको बहुत नीचे तक झुककर नमस्ते की। उसने भी इवान से पूछा कि वह कहां से आया था और कहां जा रहा था। थोड़ा रुककर वह बोला,
प्रिय राजकुमारी, तुम्हारे सवालों के जवाब देने से पहले मुझे कुछ खाना और पीना चाहिए। वह उसको महल के अंदर ले गई और उसको कुछ खाने के लिए और शराब पीने के लिए दी। वहां खाना चांदी की तरह सफेद था और शराब भी बिल्कुल चमकती हुई सफेद थी। जब वह खा रहा था तो उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसने देखा कि उसका तांबे जैसा रंग तो बिल्कुल ही चला गया था और अब उस रंग की जगह चांदी का रंग लेने लगा था। उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां फिराईं तो उनमें भी उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, उम्मीद है कि यह सब भी बहुत देर तक नहीं रहेगा। जब वह खा चुका तो जारेवना से बोला कि वह एक पत्नी की तलाश में था। क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी? वह बोली, अफसोस, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको इस अंधेरी सुरंग से जाना पड़ेगा जब तक कि तुम सोने के राज्य में न पहुंच जाओ। वहां एक और जारेवना तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले तुम्हें उसे आजाद कराना पड़ेगा। उसने भी उसको एक चांदी की अंगूठी दी और कहा, लो, यह चांदी की अंगूठी लो और देखो, इसे हमेशा पहने रहना। यह तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी रक्षा करेगी। इवान ने उससे वह चांदी की अंगूठी ली, उसको धन्यवाद दिया और अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ गया। इवान सोने के राज्य में उस अंधेरी सुरंग में कुछ दूर चलने के बाद इवान को उसके आखिरी हिस्से पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पहले की तरह से जब वह उस सुरंग के आखिर में पहुंचा तो यह गुफा तो पहली दो गुफाओं से भी बहुत बड़ी थी। जार के इस राज्य में तो हर चीज सोने में नहाई जैसी लग रही थी। एक पल को तो उसको लगा कि वह सूरज देख रहा है, पर जब उसने ऊपर देखा तो उसको इस रोशनी में थोड़ी गर्मी तो लगी, पर बाहर की दुनिया में उसे सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। पर जब उसने बाद में उसके बारे में सोचा तो उसने देखा कि वह तो पानी के ऊपर धूप की चमक पड़ रही थी। उस रोशनी में तो उसकी अपनी खाल और कपड़े भी सुनहरे लग रहे थे। उस सोने के राज्य में सारी चीजें असली सोने की थी। जारेवना भी अपने महल के सामने सुनहरी रेत पर खड़ी हुई थी। वह इवान को देखकर बहुत खुश हुई और उसने इवान के सामने सुनहरी खाना और सुनहरे रंग की चमकती शराब रखी। इवान ने उसको बताया कि वह अपने घर से अपनी पत्नी ढूंढने निकला था। फिर उसने उससे कहा, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो अभी मेरे साथ चलो। यह सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब राजकुमारी ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर पहले तुम यह सोने की अंगूठी लो और देखो, तुम इसको तांबे की और चांदी की अंगूठियों के साथ साथ हमेशा पहने रहना। यह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। अब हम चलते हैं और अपनी बहनों को आजाद कराते हैं। कहकर वे उसी अंधेरी सुरंग से वापस चल दिए। वे चांदी के राज्य से गुजरे। वहां चांदी के राज्य वाली जारेवना ने उनका बड़ी जोर शोर से स्वागत किया और वह भी उनके साथ चल दी। फिर वे तांबे के राज्य में आए जहां से पहली जारेवना भी उनके साथ हो ली। उसके बाद वे उस जगह आए जहां इवान ऊपर से उस खोखली नली से नीचे उतरा था। उसमें चमड़े की कुर्सी अभी भी लटकी हुई थी, पर उस खोखली नली का अंत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसके दोनों भाई वहां खड़े हुए थे। असल में जब इवान कई दिनों तक नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने उनको इवान को ढूंढ लाने के लिए भेजा था। उन्होंने अंदाज लगाया कि वह शायद यहीं नीचे होगा, सो वे वहां घंटों खड़े खड़े इस बात की हिम्मत बटोर रहे थे कि वे वहां नीचे कैसे उतरें। बाद में जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को यह कहकर बहला लिया कि शायद इवान मर गया। वे लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तांबे के राज्य वाली जारेवना उस चमड़े की कुर्सी में चढ़ गई और उसकी रस्सी को एक हल्का सा झटका दिया। इवान के भाइयों ने रस्सी हिलती देखी तो उनको लगा कि कोई उनसे नीचे से कुछ कहना चाहता है, सो उन्होंने वह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। जब वह चमड़े की कुर्सी ऊपर आई तो उसमें तो तांबे के राज्य की जारेवना बैठी हुई थी। ऊपर आकर उसने वह कुर्सी फिर से नीचे भेज दी। इस बार चांदी के राज्य की जारेवना ऊपर आई और फिर सोने के राज्य की जारेवना ऊपर आई। आखिर में इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठा। उसके भाइयों ने उसे खींचा, पर अब तक वे उस रस्सी को खींचते खींचते थक चुके थे, सो वे बहुत धीरे धीरे रस्सी खींच रहे थे। पर जब उनको यह पता चला कि उस कुर्सी में इवान था तो उनको उससे जलन होने लगी कि इवान वहां सफल हो गया था जहां वे बुरी तरह फेल हो गए थे। ग्रेगरी बोला कि हम उसकी सहायता क्यों करें। मीशा भी बोला, इस तरह से तो सारे गांव में लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। सो जब तक इवान आधे रास्ते तक भी नहीं आया था कि उसके आने से पहले ही ग्रिगोरी नीचे झुका और इससे पहले कि जारेवनाई उसे रोक सकती,
उसने उस चमड़े की कुर्सी की रस्सी काट दी। तीनों जारेबनाई इवान के लिए बहुत जोर जोर से रो पड़ी। उन्होंने इवान के भाइयों से बहुत प्रार्थना की कि वे उसको बचा लें, पर वे तो उसकी सुनने वाली थी नहीं। जारेबनाई तो बस अब इसी से संतुष्ट थी कि इवान उनकी दी हुई अंगूठियां अभी तक पहने था। इवान का पाताल से बाहर निकलना, उधर रस्सी के कटते ही इवान उस अंधेरे खोखली नली में नीचे गिर पड़ा। वह 2 दिन तक तो वहां से हिल भी नहीं सका। जब वह हिलने डुलने लायक हो गया तो वह बहुत ही नाउम्मीद सा बैठ गया कि अब वह बाहर जाने का रास्ता कैसे पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यही समझ नहीं पा रहा था कि वह वहां से बाहर जाने के लिए किससे पूछे और अब कौन सी सुरंग ले। फिर यह सोचकर उसने एक दूसरी ही सुरंग ली कि शायद यही सुरंग उसको वहां से बाहर ले जाएगी। वह सुरंग धीरे धीरे नीची होती जा रही थी। कहीं कहीं तो उस सुरंग की छत इतनी नीची थी कि उसको बहुत झुककर चलना पड़ रहा था और कभी कभी तो उसको पत्थरों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ रहा था। कुछ देर इस तरह चलने के बाद इवान को लगा कि वह सुरंग कुछ चौड़ी और ऊंची हो गई है। जल्दी ही वह एक बहुत ही बड़ी गुफा में खड़ा था। यह गुफा तो उसको किसी दूसरी दुनिया का ही हिस्सा लग रही थी। हालांकि वहां काफी अंधेरा था, पर फिर भी वह वहां ठीक से देख पा रहा था। वहां आसमान में बादल बहुत नीचे थे, सो वह यह नहीं जान सका कि उस राज्य के आसमान में चांद या तारे थे या नहीं। वह वहां एक जंगल में दलदल के किनारे खड़ा था। सीलन की गंध चारों तरफ उड़ रही थी। हवा ठंडी थी, सो वह इधर उधर किसी ऐसी गर्म जगह की तलाश में था जहां वह उस ठंड से बच सके। सारे में वहां कई रंगों के और कई शक्लों के मशरूम उगे हुए थे। सुबह होने के कुछ देर बाद ही इवान को एक बहुत ही छोटा सा बूढ़ा मिला। उसकी बहुत लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक पेड़ की अजीब सी शक्ल की जड़ पर बैठा हुआ था। उसने उस बूढ़े को अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि वह कैसे मां रूस की नम जमीन पर वापस जा सकता है। उस बूढ़े ने अपनी एक उंगली से पास में लगे ओक के पेड़ों के एक झुंड की तरफ इशारा किया और बोला, क्या तुम उन ओक के पेड़ों के पीछे खड़ी गोल मीनार देख रहे हो? इवान ने उधर देखा जिधर वह बूढ़ा इशारा कर रहा था, तो पेड़ों के पीछे उसको एक पतली सी मीनार का ऊपर का हिस्सा वहां से झांकता हुआ दिखाई दे गया। वह बोला, हाँ, मुझे वह मीनार दिखाई दे रही है। बूढ़ा आगे बोला, उस मीनार में एक बहुत ही लंबा जादूगर रहता है। वह इतना लंबा है कि उसका सिर तो छत को छूता है। तुम वहां चले जाओ, वह तुमको बताएगा कि तुम वापस रूस कैसे पहुंच सकते हो। इवान ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और उस लंबी मीनार की तरफ चल दिया जिसमें वह लंबा जादूगर रहता था। जब वह उस मीनार के पास पहुंचा तो उसको लगा कि जो कुछ वह सोच रहा था वह नहीं था, बल्कि वहां तो एक मुलायम सा धुआं था जो उस मीनार की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से बाहर निकल रहा था। वह मीनार के और पास गया और वहां जाकर उसका दरवाजा खोला तो चांदी के जाले के कुछ टुकड़े उसके चेहरे पर आकर पड़े। इससे उसको लगा कि जैसे वह मकड़ियों के हजारों जालों के बीच चलकर आ रहा हो। उसने अपने चेहरे से जितने अच्छी तरह से वह साफ कर सकता था वे छोटे छोटे रेशमी जाले के टुकड़े साफ किए और अंदर जाने से पहले उसने अपनी बहुत जोर से आती हुई छींक को भी रोका जो उन जालों की वजह से उसको आने वाली थी। खुशकिस्मती से दरवाजा बाहर की तरफ खुला, वरना उसको उस मीनार में घुसने में भी बहुत मुश्किल होती, क्योंकि हालांकि वह मीनार बहुत ऊंची थी पर साथ में वह तंग भी बहुत थी। उसने घुसने के लिए भी इवान को अपने आप को उसकी दीवार से सटकर ही उसके अंदर घुसना पड़ा। जैसे ही वह उस मीनार के अंदर घुसा तो उसको वहां वह जादूगर खड़ा दिखाई दे गया। उसके अंदर वह लंबा जादूगर खड़ा खड़ा अपनी चांदी जैसी दाढ़ी के बालों को हाथी दांत की कंघी से कंघी कर रहा था। उसके सिर के बाल उसकी दाढ़ी जितने ही लंबे थे, पर उसकी खोपड़ी पर गंजेपन का एक चमकदार चकत्ता था। शायद यह चकत्ता वहां इसलिए था कि उस जगह वह उस मीनार की छत से छूता था। उसने कत्थई रंग की एक थैले जैसी पोशाक पहन रखी थी जिस पर सारे में चांदी के बाल लगे हुए थे। जब उसने इवान को देखा तो उसने अपनी दाढ़ी के बालों में कंघी करना रोक दिया और कंघी को साफ करना शुरू कर दिया। इससे उसके बालों के कई सारे छोटे छोटे बादल खिड़की के बाहर उड़ गए और बहुत सारे बाल उसके कमरे में भी इधर उधर उड़ने लगे। कुछ बाल उसके चेहरे के चारों तरफ भी उड़ने लगे जिससे उसके चेहरे का काफी हिस्सा ढक गया। इससे इवान उसका पूरा चेहरा भी एक बार में नहीं देख सका। इवान से बात करने से पहले जादूगर को अपना गला साफ करने में कई मिनट लग गए। तब कहीं जाकर वह इवान से बड़ी ऊंची आवाज में बोला,
किसी ने रूसी हड्डियों को यहाँ आने के लिए नहीं कहा, वे तो यहाँ अपने आप ही आई हैं। यह सुनकर इवान ने थोड़ा इंतजार किया कि शायद वह जादूगर कुछ और बोले, पर वह और कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि बदकिस्मती से उसके सिर के सामने जादूगर के बालों का एक बहुत बड़ा बादल आ गया था। सो न तो वह कुछ देख ही सका और न ही कुछ बता सका कि वह जादूगर क्या सोच रहा था। इवान ने उस जादूगर को हंसाने की बहुत कोशिश की, जैसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके, और उसके चेहरे की तरफ देखकर वह बोला, हाँ, वे अपने आप ही आई है। उस लंबे जादूगर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपनी दाढ़ी में कंघी करने लग गया। इवान आगे बोला, ओह ताकतवर जादूगर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वापस अपनी माँ रूस की नम जमीन पर कैसे पहुंच सकता हूं? पर वह जादूगर फिर से अपनी कंघी साफ करने लग गया। उसकी कंघी से निकले बालों का बादल काफी तो खिड़की से बाहर उड़ गया, पर काफी फिर भी कमरे में भी उड़ता रहा। कई मिनटों बाद उसने फिर अपना गला साफ किया और अपनी उसी ऊंची आवाज में बोला, माँ, रूस की नम जमीन पर पहुंचने के लिए तुमको यहाँ से दाईं तरफ करीब 30 गहरी झील जाना चाहिए। वहां दूर जाकर तुमको एक झोपड़ी मिलेगी जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी होगी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी जादूगरनी बाबा यागा रहती है। उस झोपड़ी में घुसने से पहले तुमको जादू के कुछ शब्द बोलने होंगे। इस बुढ़िया के पास एक गरुड़ चिड़ा है जो तुमको माँ रूस की नम जमीन तक ले जा सकता है। इवान ने पूछा, और वे जादू के शब्द क्या है? ऊपर से आवाज आई, वे तुम्हें पता चल जाएंगे। और उस जादूगर ने फिर से अपना गला साफ करना शुरू कर दिया। उसको अपना गला साफ करते करते फिर मिनटों लग गए और इवान बड़ी उत्सुकता से उन जादू के शब्दों को सुनने का इंतजार करता रहा। उसको जादूगर के ये शब्द सुनकर बड़ी नाउम्मीदी हुई। यहाँ बहुत ही खुश्की है। ये सुनकर तो इवान का अपना गला भी खुश्क होने लगा था। वह बोला, हाँ यह तो है। और कुछ ताजा हवा लेने के लिए वह उस मीनार के बाहर निकल आया। उसकी समझ में यही नहीं आया कि जादूगर के उन जादू के शब्दों से उसका क्या मतलब था। शायद उसको कुछ गलती लग गई होगी, क्योंकि वह यह सब कैसे जान सकता था। फिर उसने सामने की तरफ देखा तो उसको सामने कुछ झीलें दिखाई दी। सुबह वहीं उनके आसपास चक्कर काटता रहा। उसको वहां उनके आसपास चक्कर काटते हुए और यह गिनते हुए कि वे वाकई में 30 झीलें थी, कई दिन बीत गए, क्योंकि दूर उसको कई और भी झीलें दिखाई दे रही थी। उसको यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसने उन झीलों को ठीक से गिन लिया था या नहीं। पर हाँ, उसको 30 झीलें गिनने के बाद जब 30वीं झील के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दे गई जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी थी, तो उसको लगा कि उसने उन झीलों को ठीक ही गिना था। जब वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह झोपड़ी तो घूमे जा रही है और वह तो बहुत तेजी से घूम रही है। और वह केवल तेजी से घूम ही नहीं रही है, बल्कि बहुत जोर की छी छी की आवाज भी कर रही है। उस छी छी की आवाज से तो उसके कान ही फटे जा रहे थे। उसके घूमने की आवाज और इस छी की आवाज दोनों ने मिलकर तो उसका सिर बहुत भारी सा कर दिया। फिर पता नहीं कहां से उसके दिमाग में वे जादू के शब्द आ गए जिनको उसे उस झोपड़ी में घुसने से पहले बोलना था, और उसने उनको गाना शुरू कर दिया। ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपना दरवाजा मेरी तरफ करो और मुझे अंदर आने दो। अचानक घूमती हुई झोपड़ी रुक गई। उसकी आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई और वह एक लंबी सी छी की आवाज करके रुक गई। उसकी टांगी इतनी नीचे को झुक गई कि वह झोपड़ी जमीन से आकर लग गई। अब उसका दरवाजा इवान के सामने था। अचानक एक लंबी सी उसास के साथ उस झोपड़ी का दरवाजा खुला। इवान सोचने लगा, यह मैंने कैसे किया? पर फिर उस झोपड़ी में घुस गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि बाबा यागा अपनी पुराने ढंग की ईंटों की अंगीठी पर लेटी हुई है। वह खर्राटे मार रही थी। उसकी लंबी नाक छत को छू रही है। पर फिर एक पल में ही उसने अपनी लंबी नाक इवान की तरफ की और बोली, मुझे यहाँ किसी रूसी हड्डी की खुशबू आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इवान ने डर से कांपते हुए इधर उधर देखा कि वह यह किससे पूछ रही थी। फिर यह समझते हुए कि वह यह उसी से कह रही थी, वह हकलाते हुए बोला, लंबे जादूगर ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि मैं आपके गरुड़ पर सवार होकर अपनी माँ रूस की नम जमीन पर जा सकूं। बाबा यागा वहीं से चिल्लाई, ओ रूसी हड्डी, बाहर बागीचे में जाओ और वहां जाकर उस स्त्री को ढूंढो जो 7 दरवाजों की चौकीदार है। उससे चाबी लो और उन 7 दरवाजों को खोलो। जब तुम आखिरी दरवाजा खोलोगे तो वह जरूर अपने पंख फड़फड़ाएगा। अगर तुम उससे डर नहीं गए
तो तुम उसकी पीठ पर बैठकर उड़कर वहां जा सकते हो। और हाँ, मेरे उस पालतू चिड़ी के लिए काफी सारा मांस ले जाना मत भूलना। इवान सोच रहा था, कौन सा बागीचा? ये किस बागीचे की बात कर रही है? क्योंकि वह जानता था कि उसके घर के बाहर तो कोई बागीचा था ही नहीं, वहां तो केवल जंगल था। पर यही सोचते सोचते जब वह बाहर निकला तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वहां से सारी झीलें गायब हो चुकी थी और वहां अब एक बहुत सुंदर बागीचा था और वह उसमें खड़ा था। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत पुरानी दीवार थी जिसमें 7 ठोस ओक की लकड़ी के दरवाजे लगे थे। एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली स्त्री उन 7 दरवाजों की चौकीदारी कर रही थी। हालांकि उसका तो यह सब देखकर ही दिल डूबने लगा, पर फिर उसने सोचा कि अगर मैंने बाबा यागा से बात कर ली और मुझे कुछ नहीं हुआ तो यह स्त्री उससे ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती। पर जब वह उसके कुछ फीट पास तक आ गया तो अचानक ही उसने एक बड़ी सी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में वहशीपना छा गया। यह देखकर इवान का तो जैसे खून ही जम गया। वह वहीं से चिल्लाया, बाबा, यागा ने मुझसे तुमसे चाबी लेने के लिए कहा है। यह सुनकर उस स्त्री ने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और उसका स्वागत किया। वह उसके यात्रा के लिए कुछ खाना पीना और कुछ और सामान लेकर आई। इवान ने बाबा यागा का कहा माना, सो वह निडर होकर गरुड़ की पीठ पर बैठ गया और उससे जितना भी मांस लिया जा सका उतना मांस उसके लिए उसने ले लिया। कुछ समय बाद इवान को भूख लगने लगी तो उसने सोचा कि मैं उस मांस में से थोड़ा सा मांस खा लेता हूँ। हमारे पास तो हम दोनों के लिए जितना मांस चाहिए उससे कहीं ज्यादा मांस है। सो उसने उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया। जब वे लोग कुछ देर तक उड़ चुके तो गरुड़ ने अपनी बटन जैसी पीली पीली आंखें इवान की तरफ घुमाई तो इवान ने उसको कांपते हाथों से मांस का एक टुकड़ा खिला दिया। गरुड़ ने भी उसे इवान के हाथों से छीनकर एक ही बार में खा लिया। उस उड़ान के दौरान ऐसा कई बार हुआ कि जब भी गरुड़ ने उसकी तरफ देखा तभी उसने उसको मांस खिलाया, पर हर बार उसे लगा कि वह गरुड़ तो अपनी तेज चोंच से उसका हाथ ही काट लेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जल्दी ही सारा मांस खत्म हो गया, पर रास्ता तो अभी बाकी था। गरुड़ ने फिर इवान की तरफ देखना शुरू किया। अब इवान को तो मालूम था कि उसके पास जितना मांस था वह सब खत्म हो गया था। सो वह उस पर चिल्लाया, घूमकर देखो, अब सारा मांस खत्म हो गया। तुम्हारे लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इस पर गरुड़ ने उसको अपनी तेज निगाहों से घूरा। इवान ने भी उसको घूरा, पर उसका तो एक एक जोड़ कांप रहा था। इवान को लगा कि यह गरुड़ तो पता नहीं कब तक उसको इस तरह से घूरता रहेगा, पर उसने देखा कि जल्दी ही उसने अपना मुंह फिरा लिया और इवान ने शांति की सांस ली। अचानक एक छीं की आवाज के साथ, जिससे इवान का खून तो बस जम सा ही गया, गरुड़ ने एक बार फिर अपना सिर घुमाकर इवान की तरफ देखा और उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। इवान ने देखा कि वे उस समय एक खोखली नली में से ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। इवान तो इस सब से इतना डर गया और उसे इतना धक्का लगा कि उसे अपनी गर्दन में से मांस निकाले जाने का जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसको यह लगने लगा कि यह गरुड़ तो उसको ही टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। सो उसने तय किया कि अब की बार अगर उसने उसकी तरफ देखा तो वह उसके ऊपर से कूद नीचे पड़ेगा। उसको सपने में लगा कि वे उस खोखली नली में से दूर, बहुत दूर किसी रोशनी की तरफ उड़े जा रहे हैं। उसने देखा कि जब वे उस नली के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो वह गरुड़ काले संगमरमर की चट्टान के पास उतर रहा था। इवान तुरंत ही उसकी पीठ से नीचे लुढ़क गया। वह नम घास पर लेट गया और सोचने लगा कि अब तो यह गरुड़ बस उसको खा ही जाएगा। पर यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसको खाने की बजाय वह उसके गले के मांस का टुकड़ा जो उसने खा लिया था वापस लाया और इवान से कहा कि वह उसको अपने घाव के ऊपर रख ले, इससे उसका घाव भर जाएगा। इसके बाद वह उस खोखली नली से होकर वहां से चला गया। इवान ने ऐसा ही किया। उसका घाव कुछ पलों में ही भर गया। सूरज की किरणों की गर्मी से इवान के शरीर में कुछ जान सी आई और उसने अपने अंदर ताकत महसूस की। जब वह वहां लेटा हुआ था तो सूरज की एक किरण उसकी एक अंगूठी पर पड़ी। तब उसे याद आया कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। उसने झुककर माँ रूस की नम जमीन को चूमा और देखा कि उसकी खाल और उसके कपड़े सब कुछ सामान्य रंग के हो गए हैं। भगवान की प्रार्थना कहकर वह अपने घर को वापस चल दिया। घर आकर उसने देखा कि तीनों जारिबना उसके माता पिता के घर में उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि वह ऊपर की दुनिया में आ गई थी, इसलिए
उनके ऊपर पड़ा जादू भी टूट गया था। इवान के माता पिता को बता दिया गया था कि उसके बड़े भाइयों ने उसके साथ क्या किया था। उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इवान ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसके भाइयों को माफ कर दें और उनको फिर से घर में बुला लें। उसके माता पिता ने उसकी प्रार्थना पर उनको घर वापस बुला लिया। इवान ने सोने के राज्य वाली जारेबना से शादी कर ली और फिर उनके कई बच्चे हुए। दूसरी जारेबनाओं ने भी शादियां कर ली, पर इवान के भाइयों के साथ नहीं। इवान के भाई भी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।